नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ सीखने के जो प्रतिफल है उस पर। पिछला वीडियो था मेरा, वो समेकित रूप में था। इस बार मैं सीखने के प्रतिफल पर प्रत्येक विषय की सीरीज लेकर आया हूँ और प्रत्येक कक्षा और उसके विषय उससे संबंधित है। तो ये पहला जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन है कि सीखने के जो प्रतिफल है उसका जो परिचय है वो किस प्रकार है, उसमें क्या चीज़ें हैं और आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उसकी सामान्य वीडियो है। फिर प्रत्येक विषय और उसका जो कक्षा है उसके हिसाब से अलग वीडियो आएगा। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं वो ये हैं कि कक्षा 1 से 12 तक के जो जितने भी सब्जेक्ट है उनके मुख्य मुख्य जो विषय हैं उनके वीडियो बनाएंगे। प्रत्येक विषय के प्रत्येक कक्षा का एक रहेगा जिसमें सभी विषय शामिल रहेंगे। और प्रत्येक वीडियो को, जैसे अगर आपको किसी वीडियो को ढूंढना है कि आप मान लो कि चौथी कक्षा में आपको इंग्लिश का ढूंढना है, तो जो कोड है वीडियो के वो इस तरह से ढूंढ सकते हो जैसे ये LO अर्थात लर्निंग आउटकम और एक के एक डाला हुआ है, तो आप यहाँ 4 ये कक्षा है, LO डालकर आपकी कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है वो डाल दें और सब्जेक्ट के कोड डाल दें आप। जैसे हिंदी का HI डाल दे, इंग्लिश का ENG और संस्कृत का SN डाल दे, SS का SS डाल दे, साइंस का SC डाल दे, मैथ का MT डाल दे। इस तरह से डाल के आप ढूंढ सकते हैं वीडियो को, क्योंकि लगभग बहुत सारे वीडियो जाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा कि आप अपने विषय के अलावा दूसरे विषय का ढूंढते रहे और आपको विषय नहीं मिले। तो इस तरह से अगर आप कोड डाल के ढूंढेंगे तो आपको पर्टिकुलर वही वीडियो सबसे पहले नजर आएगा। जैसे यहाँ एक कोड दे रखा है कि लर्निंग आउटकम्स कक्षा 1 और HI हिंदी का दे रखा है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक वीडियो के कोड मिलेंगे और सीखने के जो प्रतिफल है उसमें बताए हुए हैं कि जो सीखने के प्रतिफल से पहले जो दिए गए उद्देश्य है वो क्या है, और शिक्षण अधिगम के बाद में जो आप प्राप्त करते हैं वह सीखने के जो प्रतिफल है उसके थ्रू आप कैसे जांचे, इस चीज़ पर प्रत्येक विषय के आएंगे। तो बने रहिए और लगातार देखते रहिए। इससे पहले यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने साथियों, अपने जो अन्य समूह है उन तक पहुंचाएं ताकि वो अपने बच्चों को इससे लाभान्वित कर सके। चलते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा मुख्य चीज़ें उस पर। तो दोस्तों, लर्निंग आउटकम्स यानी सीखने के प्रतिफल पर जाने से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि इसका जो आधार है वो बालक है और दूसरा रूप है उसका शिक्षा, अर्थात बालक को जो शिक्षा दे रहे हैं उसके रूप में। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बच्चे आते हैं हमारे पास, छोटे जब आना शुरू होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनको कुछ ज्ञात नहीं होता है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स का जो पूर्व उद्देश्य है वो ये कहते हैं कि बालक शून्य नहीं होता है, अधिगम शून्य नहीं होता है, उसमें अधिगम होता है, अर्थात वो बहुत कुछ जानता है। अधिगम शून्य नहीं होता है, जबकि हम जो मानकर जहाँ से चलते हैं उसका रूप यही है कि इसको कुछ नहीं आता और हमें सिखाना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ सीखे हुए हैं, हमें उसके सीखे हुए को आगे बढ़ाना है। तो क्या क्या लेकर आता है बालक? भाषा ज्ञान होता है उसका बहुत सारा, क्योंकि वो बोलता है और लगभग 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया तो वो बहुत सारी चीज़ें बोलना सीख के आता है और उनको समझता भी है। भाषाई ज्ञान के बाद है अनुभव। 5 साल अपने परिवार, मोहल्ले, गांव में रहा है तो वहाँ से जो उसने अनुभव इकट्ठे किए हैं वो उसके सीखने के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। और तीसरा है उसका दृष्टिकोण, नजरिया, देखने का नजरिया किसी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, दूसरों के प्रति, अनजान व्यक्ति के प्रति, या जो जिस चीज़ के बारे में वो जानता नहीं है उसके जिज्ञासा के रूप में उसका नजरिया कुछ न कुछ तो रहता ही है। तो इन 3 चीज़ों को लेकर वो बालक आता है, अर्थात वो अधिगम युक्त होता है, अधिगम शून्य नहीं होता है। तो हम इन तीनों चीज़ों को समेकित करके हमारे आगे आने वाली जो प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया, उसमें शामिल करेंगे। तो ये बालक और शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो है, उसके बाद में आती है शिक्षण प्रक्रिया। क्योंकि बालक बहुत कुछ लेकर आता है तो शिक्षण प्रक्रिया में हम क्या शामिल करेंगे? तो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम है, उससे हम समझेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया के
3 तत्व रख रहा हूं मैं यहाँ पर। पहला है जो लर्निंग आउटकम्स के उद्देश्य हैं वो, अर्थात जो करिकुलम निर्धारित किया जाता है वो किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है, और वो जैसे कक्षा 1 से 12 तक के उद्देश्य है, फिर उसको कक्षा वाइज अलग अलग बांटा जाता है और उसको प्रत्येक विषयों में या उसके पाठों में अलग अलग बांट दिया जाता है। तो वो उद्देश्य छोटे छोटे खंडों में बंटकर बालक तक पहुंचते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। ये जरूरी नहीं है कि बालक विद्यालय में सीखता है, वो बाहर भी सीखता है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी एक निश्चित शिक्षण प्रक्रिया या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम निश्चित कार्य करवा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया के रूप में आ रहा है हमारे यहाँ। तो उद्देश्यों को लेकर हम उनकी प्राप्ति के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं। उस प्रक्रिया के बाद में प्रतिफल प्राप्त होता है। उद्देश्य, प्रक्रिया और प्रतिफल 3 पॉइंट है। अब होता क्या है कि हमारी जो प्रक्रिया है, शिक्षा व्यवस्था या शिक्षण प्रक्रिया, उसमें उद्देश्य को प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। अर्थात जो प्रक्रिया है उसका आधार उद्देश्य होता है। जो हम शिक्षण प्रक्रिया अपनाते हैं टीचर द्वारा, उसका मुख्य जो आधार होता है वो उद्देश्य जो निश्चित किए गए हैं वो उद्देश्य होते हैं। फिर उस प्रक्रिया द्वारा जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो प्रयास होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने पर हमें जो फल प्राप्त होता है वो प्रयास के द्वारा ही होता है। वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमारा निश्चित उद्देश्य होता है, जैसे हम कोई भी कार्य करें, बच्चों को सिखाएं या हमारा कोई अन्य कार्य रोजगार वगैरह है, वो भी प्रतिफल के रूप में ही चलता है और हम उसके रूप में कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी प्राप्त हुआ है। अब हमने जिस काम के लिए वो कार्य किया है, जिस उद्देश्य के लिए वो कार्य किया है, क्या वही प्रतिफल हुआ है? ये परिणाम है। तो जो प्रतिफल है वो उद्देश्य की प्रक्रिया रूप में प्राप्त हुआ है वो है। यह फल होता है। वैसे तो जो परिणाम होता है वो फल होता है, लेकिन उस फल को जांचने के बाद क्या वास्तव में सही प्राप्त हुआ है, वही प्रतिफल है। फल का भी फल जो आगे तक स्थायी रूप से रहे। तो जो शिक्षण प्रक्रिया है वो उद्देश्य और प्रतिफल के बीच की प्रक्रिया है, और वो उद्देश्य को आधार मानकर की जाती है और प्रतिफल के लिए प्रयास किया जाता है। जो हमने उद्देश्य तय किए गए हैं वो प्राप्त किए या नहीं किए। इसको आगे विस्तार रूप में हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो सीखने के प्रतिफल है वो प्रक्रिया आधारित है। अर्थात कोई न कोई प्रक्रिया करेंगे तब उस सीखने के प्रतिफल का हमें पता पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं पड़ेगा। दूसरा है, ये एक प्रकार से चेकलिस्ट है। यदि मान लो कि भाषा ज्ञान है, संख्या ज्ञान है या और कोई भी चीज़ है उद्देश्य में थी और आपने शिक्षण करवाया बच्चे को विभिन्न तरीकों से, उसके पूर्व अनुभव से जोड़कर उसको आगे की और चीज़ें दिखाई, समझाई और उसे ब्लैक बोर्ड से करवाया, मौखिक करवाया, लिख के दिए। इन सारी चीज़ों के बाद में बच्चे ने क्या सीखा उसको हम जांचने के लिए उससे कुछ दोहरान करवाते हैं, और उस दौरान के अंतर्गत हम जानते हैं कि उसने जो प्राप्त किया है वो दीर्घकालीन है। तो उसको बाद में भी जब उसी प्रकार से प्राप्त होता है कि उसने ज्ञात किया या नहीं, या उसे आता है या नहीं, या उसको जानकारी स्मरण में है या नहीं, उसके जो पॉइंट होते हैं वो चेकलिस्ट के रूप में है, और वही सीखने के प्रतिफल होते हैं कि उसको संख्या ज्ञान हुआ यहाँ तक का, यहाँ तक उसको ये आया। ये चेकलिस्ट के रूप में होते हैं। मतलब जो इसके टॉपिक होते हैं वो एक प्रकार का चेकलिस्ट है कि जो दे रखा है क्या बच्चे ने वो पाठ पढ़ने के बाद या वो पुस्तक पढ़ने के बाद या वो कक्षा पूरी करने के बाद उन चीज़ों को प्राप्त किया या नहीं। तीसरा है, जो सीखने के प्रतिफल होते हैं ये गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से मापे जा सकते हैं। गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से मापे जा सकते हैं। चौथा है, क्योंकि जो सीखने का प्रतिफल के तहत या हमारी शिक्षण जो प्रक्रिया है उसके तहत हम जानते हैं कि जो शिक्षा है वो सर्वांगीण विकास के रूप में देखी जाती है, और सर्वांगीण विकास संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया है, और उसकी प्रक्रिया या उसकी जो प्रगति होती है उसका आकलन करने में ये सीखने के प्रतिफल सहायक है। क्योंकि ये चेकलिस्ट के रूप में है कि बालक ने संख्या ज्ञान प्राप्त किया नहीं, तो ये उस प्रतिफल
के रूप में है जो आकलन में सहायक होते हैं। इसके बाद में है कि सीखने की एक प्रक्रिया से, जैसे आपने कोई जो बात है समझाने के लिए कोई एक एक्टिविटीज की, उस एक्टिविटीज के थ्रू अनेक प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि सीखने की जो एक प्रक्रिया है उससे बहुत सारे प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। और इसी के अपोजिट एक चीज ये भी है कि एक प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो बहुत सारी प्रक्रिया हो सकती है। मान लो कि बच्चे को आपको कोई ऐसे कठिन चैप्टर को, या जैसे मान लो गणित का कोई चैप्टर है उसको सिखाना है, एक तरीके से उसके नहीं आया, फिर आपने दूसरा तरीका बताया, तीसरा तरीका बताया, तो एक प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए आप अनेक जो प्रक्रिया है वो कर सकते हो, और एक प्रक्रिया से बहुत सारे प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं। अगला है, जो ये प्रतिफल हैं वो सभी के लिए समान होते हैं। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार लिखा नहीं गया है, लेकिन इसमें स्पष्ट ये कहा गया है बाद में कि जो प्रतिफल होते हैं वो बालकों की वैयक्तिक आवश्यकताओं के साथ समायोजन योग्य होना चाहिए। अर्थात शिक्षक जब अपनी कक्षा के बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उनको प्राप्त करवाएगा, उन्हें अतिरिक्त प्रयास करके सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनको पूर्ण करवाएगा, उनकी प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। अब शिक्षक के लिए क्या क्या चीज जरूरी है सीखने के प्रतिफल के रूप में? पहली है कि शिक्षक को सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो संसाधन की होती है, और संसाधन या सुविधाएं होती है वहाँ सीखने के प्रतिफल ज़्यादा प्राप्त होते हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन हमारा भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है और वहाँ सुविधाओं की कमी है, तो जो संसाधन उपलब्ध है और स्थानीय जो स्तर है संदर्भ, उसके अनुसार शिक्षक क्या क्या करेगा। तो सीखने के जो प्रतिफल है उनको प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है वो अपनाए, इसमें स्वतंत्र है। सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाना चाहता है वहाँ पर शिक्षक स्वतंत्र है। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया की रचना कर सकता है, इसके लिए भी वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो संसाधन की उपलब्धता और स्थानीयता के आधार पर उनका चुनाव करेगा, उनको अपनाएगा और उनकी नवीन जो प्रक्रिया है उसकी रचना करेगा। तीसरा है, सीखने की प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकता है। मान लो नियमानुसार कुछ भी दे रखा है, लेकिन वहाँ स्थानीयता और उपलब्धता जो संसाधन है उसके अनुसार वो अपने तरीके से उस प्रक्रिया को ढाल लेगा और अपने अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने और सीखने के जो प्रतिफल है उनको आकलन करने के लिए वो इन तीनों को अपनाने में स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर शिक्षक स्वतंत्र है, वो किस तरह से अपने बच्चों में आकलन करता है, किस तरह से सीखने के उद्देश्य से पाठ्यचर्या को पूर्ण कराता है और जो शिक्षा के उद्देश्य रखे गए हैं उनको प्राप्त करता है। तो मुख्य रूप से दोस्तों ये देखा होगा आपने कि सीखने के जो प्रतिफल है वो शिक्षक और शिक्षार्थी और जो उद्देश्य है उनको लेकर चलते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, अर्थात जो मानव निर्माण के लिए हमने उद्देश्य तय किए गए शिक्षा के, वो कहाँ तक प्राप्त हुए हैं उनको जांचने की चेकलिस्ट के रूप में सीखने के प्रतिफल को देखा जाता है। अर्थात बालक ने ये क्रिया की, ये प्राप्त कर लिया, वहाँ तक पहुँचा, कौन कौन सी चीज़ें उनको स्मृत है, वो करने में सक्षम है, स्वयं कर सकता है, कहाँ तक टीचर की सहायता ले सकता है, तो इन चीज़ों को जांचता है, वो चेकलिस्ट है। तो आप यदि जो शिक्षक साथी है अगर चाहते हैं कि जो सीखने के प्रतिफल है वो कहाँ यूज लें, तो आपके जो उद्देश्य दे रखें, पाठ दे रखें, उनको पढ़ाने के बाद में देखें कि बालक ने कहाँ तक पाठ को पढ़ने के बाद में अधिगम पूर्णता प्राप्त की है। तो इस चीज़ के लिए है कि ये जो प्रतिफल के टॉपिक होते हैं, बिंदु होते हैं, उनसे जांचें, आप स्वयं पढ़ के देखें कि क्या बालक ने ये प्राप्त कर लिया, नहीं किया तो आप उसके लिए और प्रयास करें और उसको बेहतर बनाएं। तो वीडियो कैसा लगा आपको, बने रहिएगा दोस्तों। और अब जो इसके बाद पहला वीडियो आएगा वो किसी एक कक्षा के एक विषय का आएगा और उसके जो प्रतिफल और उद्देश्य क्या क्या हैं। उद्देश्य का मतलब है कि जैसे मान लो कि आप 8वीं या 10वीं की गणित पढ़ा रहे हैं,
गणित पढ़ा रहे हैं तो उसका जो गणित पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है और उसके प्रतिफल क्या होना चाहिए, अर्थात आपके पढ़ाने के बाद में उस बालक में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या सीखा, उनको चेक करें उस चेकलिस्ट से, अर्थात सीखने के प्रतिफल से। तो इनके देखने के लिए आपको नियमित कुछ समय अंतराल में वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे, तो देखिएगा। कोड आपको पता है, कोड शुरू में बता दिए थे आपको, LO लर्निंग आउटकम्स और अपनी कक्षा 1 2 3 से 12 तक, और उसके बाद हिंदी का कोड, जो भी आपके मतलब कोड है विषय का वो डाल दें। नहीं तो आप कक्षा चूज करोगे तो उस कक्षा के जो भी 6-7 वीडियो होंगे वो आपको दृश्यगत हो जाएंगे, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके विषय का लर्निंग आउटकम्स क्या है, सीखने के उद्देश्य क्या है। उसके अनुसार आप अपने बच्चों की कक्षाओं को व्यवस्थित कर सकते हो। तो धन्यवाद। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।